नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के जो संबंध है वो काफी निचले स्तर पर है। और अभी एक खबर ये आई थी कि जो पाकिस्तान का जो दासू डैम है जो निर्माणाधीन था, वहां कुछ चाइनीज इंजीनियर जब मारे गए, 9 चाइनीज इंजीनियर उसमें मारे गए और उससे चाइना बहुत नाराज है। चाइना ने पाकिस्तान से अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और 38 बिलियन का हर्जाना मांगा है। और इससे पाकिस्तान बहुत परेशान है क्योंकि पाकिस्तान के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि अभी उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी अमेरिका गए हुए हैं और उनसे वहां वो बातचीत कर रहे हैं। अभी सुना है कोई कॉन्क्रीट कुछ सामने आया नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई जवाब नहीं दिया IMF ने। तो इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी हस्ती जिनका नाम है डॉक्टर गुलरेज शेख, और आप बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय हिंद। डॉक्टर साहब, ये इस पूरे डेवलपमेंट को जो ये हो रहा है और इसमें क्या होगा ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन ये जो अभी जिस तरह से चीन ने पैसे मांग लिए हैं पाकिस्तान से, तो इसको हम किस दृष्टि से देखें? देखिए, जो अमूमन तौर पर चैनलों पे चल रहा है, मैं उससे थोड़ी सी विविध दृष्टिकोण से इस चीज को देखता हूँ। जो मेरा विश्लेषण है वो मेरा विश्लेषण ये है कि चाइना ने अपनी जनता को एक मैसेज दिया है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए बहुत सजग हैं, क्योंकि चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अफ्रीका में भी चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी चल रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, श्रीलंका में चल रहे हैं। तो एक अपनी आवाम को मैसेज दिया है चीन ने और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने, क्योंकि आप ये देखिए तो ये बहुत कम मुआवजा है, ये है 3 करोड़ US$ के आसपास होता है, तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। दूसरे आप दो डेवलपमेंट एक साथ जो हुए उनको देखिए आप। एक तरफ से तो जो चाइना है ये मुआवजा मांग रहा है, दूसरी तरफ से जो कराची की बंदरगाह का काम है उसने उसको सीपैक में इंक्लूड किया है, क्योंकि जो गवादर की बंदरगाह थी वो बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच जो संघर्षशील लोग हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए, जो बलोच लड़ाके हैं, जो वहां के आजादी पसंद लोग हैं, उन लोगों की वजह से वो सही दिशा में नहीं जा रहा था। तो अब जब चाइना ने कराची की बंदरगाह को सीपैक में ले लिया है, तो इसका दो मैसेज एक साथ कैसे हो सकते हैं? या तो ये है कि वो काम हॉल्ट करता, लेकिन उसने काम हॉल्ट नहीं किया, काम को विस्तार दिया है और ये एक पेनल्टी लगाने की बात की है। तो मुझे जो दिख रहा है ना कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है, कि जो लगातार फैलाव करती जा रही है, उसको डेट ट्रैप में डालती जा रही है, उसके जितने भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, क्योंकि शायद 2049 या 59 तक तो उनके पास गवादर के भी डॉक्यूमेंट्स हैं कि गवादर की बंदरगाह जो है चाहे वो काम करे नहीं करे, लेकिन उनके वो अपने उपयोग के लिए ले सकते हैं। अब कराची की बंदरगाह भी आ गई, तो जितने उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जिसकी वजह से कंट्री की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी अपने हाथ में होती है, उसको चाइना एनगल्फ करता जा रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि चाइना की पाकिस्तान की स्थिति वही है जो हमारी स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी के समय थी, जो कि एक कॉलोनी उपनिवेश की थी। अब पाकिस्तान चीनी उपनिवेश बनता जा चुका नहीं है, बन चुका है। और आप ये देखिए कि IMF से जो गूंज आ रही है वो भी उसी का एक लक्षण है, क्योंकि इंटरनेशनल बिरादरी खासतौर से जो वेस्टर्न ब्लॉक और अमेरिका है, देखिए आप ये मान के चलिए हमेशा IMF को कंट्रोल करता है यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करता है यूरोप। ये कोई रिटर्न लॉ नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक पॉलिसी जो जियो पॉलिटिक्स है, ये वेस्टर्न खेमे का एक तरह से अनरिटन लॉ है कि वर्ल्ड बैंक को गवर्न होगा वो होगा यूरोप के माध्यम से, और IMF जो गवर्न करता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। अब जिस प्रकार से चाइना के गोद में जाता जा रहा है, नहीं बोलूंगा गोद में तो रशिया बैठा है, लेकिन जिस तरह से चाइना का गुलाम बनता जा रहा है पाकिस्तान, वो चीज पसंद नहीं है वेस्टर्न ब्लॉक को, और उसी की अनुगुंज हमको आज जो दिखी है वो दिखी है IMF के फैसले में। जी, ठीक है।
डॉक्टर साहब, जैसे ये जो पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती के बारे में कहा जाता है, तो पाकिस्तानी दम भरते हैं कि हमारी दोस्ती तो शहद से भी मीठी है, शहद से भी मीठी है, समंदर से भी गहरी है, हिमालय से भी ऊंची है। तो ये दोस्ती, क्या हुआ इस दोस्ती का? मतलब ये दोस्ती वैसे तो जो दो देशों के रिलेशन होते हैं वो तो स्वार्थ के हैं, वो तो स्वार्थ का रिश्ता है। और चीन तो एक बनिया है एक तरह से। वो तो अगर 10 रुपए खर्च करता है तो उसको 12 रुपए चाहिए, प्रॉफिट कमाएगा वो। तो ऐसे में अब पाकिस्तान को ये बात समझ में अभी नहीं आई क्या कि अब तो समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ये कितनी गहरी दोस्ती है, कितनी मीठी दोस्ती है और कितनी ऊंची दोस्ती है। नहीं, बनिए शब्द का उपयोग मत करें। बनिए अच्छे लोग होते हैं, मेरे अधिकांश मित्र बनिए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, जहां तक वो जो फ्रेज बार बार पढ़ते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से आती है कि हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशंस एंड स्वीटर देन हनी। ये प्रैक्टिकली में नहीं होता। इंटरराष्ट्रीय राजनीति जो और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रियलिज्म के आधार पर ही चीजें चलती हैं। जो थ्योरी ऑफ रियलिज्म है, तो रियलिज्म में तो अपने द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज केओटिक, और अपने अपने हित के लिए, हित सिद्धि के लिए सभी देश सब कुछ काम करते रहते हैं। तो सो इज चाइना। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हम ये बात कहने लग जाएं कि ये देश हमारा बिल्कुल खास है, ऐसा कभी नहीं होता। हम कहें कि अमेरिका हमारा है या इजराइल हमारा है या भूटान हमारा, कोई किसी का नहीं होता। यहाँ पर अपने स्वार्थ जो होते हैं वही परमानेंट होते हैं, बाकी कोई भी परमानेंट नहीं होता। तो ये एक फ्रेज कहने की बात है। और ये बात तो अगर ऐसा ही था तो आप बताइए, इनके कर्तव्य को देखें। कर्तव्य ये दिखाता है कि इनको सऊदी अरब से पैसे लेने की जरूरत पड़ती है, इनको आईएमएफ के पास जरूरत पड़ती है, जबकि दुनिया में पैसा देने वाला आज की तारीख में नंबर 1 देश कोई है, जो हालांकि वो उसका सूद की दर बहुत ज्यादा होती है, वो चाइना है। वो चाइना के पास इतना कोष है, फॉरेन करेंसी इतनी है कि वो चाहे तो वो 0% इंटरेस्ट पे दे सकता है। लेकिन 6 बिलियन यूएस डॉलर जैसी छोटी सी रकम के लिए, भी छोटी सी यूं नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना कि भारत के हिसाब से तो बहुत छोटी रकम है। 6 बिलियन यूएस डॉलर के लिए दुनिया भर में कटोरा लेके फिरना पड़ रहा है पाकिस्तान को। लेकिन क्या चीन उसका सहयोग कर रहा है या उसको इस बेइज्जती से बचा रहा है? नहीं बचा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ये बातें करते हैं इस प्रकार की दोस्ती की, ये एक शब्दावलियां हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। जी जी। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि आज की तारीख में जो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स है ना, वो मिडिल ईस्ट से हटकर अब आ चुकी है इंडो पैसिफिक वाले और विशेषकर साउथ चाइना सी वाले रीजन में। अब उसमें अभी तक अपने जन्म से लेकर अभी तक पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा लाभ मिलता था, अपनी जियोग्राफी का मिलता था। विशेषकर जो वेस्टर्न ब्लॉक और अमेरिका था, वो उसको उसकी ज्योग्राफी की वजह से पैम्पर करता था। आप याद कीजिए कि जब कम्युनिज्म का विस्तार हो रहा था तो उसको बफर स्टेट माना जा रहा था कि बफर स्टेट जो है वो हमारे साथ रहे। और अफगानिस्तान में उसके बाद ये स्थिति बनी थी कि जब जंग हुई थी सोवियत संघ की और अफगान की, तो भी उसमें भी पाकिस्तान का रोल था। उसके बाद जब मिडिल ईस्ट में हालात खराब हुए, वहां भी पाकिस्तान एक बेस की तरह अमेरिका को लगता था कि काम आ सकता है। उसके बाद 9/11 होता है, 9/11 के बाद जो कुछ भी हुआ उसमें भी पाकिस्तान उनको लगता था कि हमारे काम आएगा, हालांकि उसने बैक स्टेपिंग की। तो उस समय उसकी एक जियोग्राफी जो थी, जो रियल एस्टेट था पाकिस्तान का, वो महत्वपूर्ण था, वो मूल्यवान था। और वो रियल एस्टेट जो है वो अपनी वेस्ट की दृष्टिकोण से अपनी जो कुवत थी, जो उसकी प्राइस थी, जो वैल्यू टैग था, वो खो चुका है। तो पाकिस्तान के लिए वेस्ट वेस्ट के लिए पाकिस्तान कोई महत्व की जगह नहीं बची है। वो ठीक है, तो बहुत सारे देश हैं, ऐसा एक देश है अब। तो उसके पास अब वो चाइना के पास ही हाथ फैलाने जाता है। वो चाइना के जो जो शर्तें करता है चाइना, उसको मानता है। ये जब होता है, जब कंट्री जो होता है ना, वो दूसरों के पैसे पर निर्भर हो और अपनी आवाम से टैक्स सही नहीं कलेक्ट करना चाहता हो और दूसरी ऐसी जगहों पर पैसे का निवेश करे जो उसके लिए गड्ढा बनते हैं, जैसे आतंकवाद। आतंकवाद में जो पाकिस्तान ने निवेश किया, वो फाइनली उसी को आके काटा। आप सांप पालो को तो काटेगा ना, तो वो हुआ। फिर आप अपने अपने
जिस दिन से आप पैदा हुए हो, अपनी पैदाइश से लेकर 70 सालों तक आप जमींदारी सिस्टम को नहीं खत्म कर पा रहे, तो आप टैक्स कहां से लाओगे? चंद हाथ लोगों के हाथों में पाकिस्तान पूरा के पूरा है। इसको आप कंपेयर किससे कर सकते हैं पता है? आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा पौराणिक काल था या हमारा मध्य युग था, जिसमें मुगल इंडिया भी था, उसमें अशोका के टाइम का भी पीरियड था, उसमें ऐसे 600-700 परिवार होते थे जिनके हाथ में सारी की सारी शक्तियां होती थी, वो पूरे देश को राज करते थे। अब पाकिस्तान को देख लो, 1000-1500 लोगों की 2000 की लिस्ट बनेगी, वो पूरे देश को चलाते हैं, क्योंकि जमींदार वही है, सबके सब पूरे लैंड लॉर्ड्स वही हैं, चाहे उनका शाह महमूद कुरैशी हो या कोई भी हो, सब लैंड लॉर्ड्स हैं। तो ये जब कोई भी देश इस प्रकार से लैंडलॉर्ड्स के हाथ में होता है, तो फिर टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पाता, तो फिर आपको अंतरराष्ट्रीय भिखारी बनना पड़ता है, उसके ऊपर आप गलत निवेश करोगे। आपने निवेश जो था वो आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री पे नहीं किया, आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे नहीं किया, आपने कॉरिडोर्स बनाने पे नहीं किया, आपने बच्चों के अच्छे उत्थान के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पे नहीं किया, आपने जो है टेररिज्म के ऊपर किया। तो अब वो निवेश का जो बोनस आ रहा है वो आपके पास आ रहा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो बहुत ही डीप रूटेड करप्शन है। जो पैसा बाहर से आता है आईएमएफ से या चाइना भी जो पैसे देता है, वो डॉलर जो है वो दोबारा वहीं लंदन और दुबई और अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में आईएमएफ भी भरोसा नहीं कर पा रहा है कि इनको कैसे पैसे दिए जाए। वो ये कह रहे हैं कि जैसा आपने अभी बताया टैक्स के बारे में, वो कहते हैं कि आप अपना जो टैक्स कलेक्शन है वो दुरुस्त कीजिए, लेकिन वहां जो इलीट क्लास है पाकिस्तान का, जिसमें खान साहब जो है, इमरान खान, उनके जितने भी इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, वो तो टैक्स देते ही नहीं है। वहां का बिजनेसमैन जो है, व्यापारी, वो टैक्स नहीं देता है। अगर वो अच्छा ज्यादा उन पर दबाव पड़ता है तो वो आर्मी चीफ के पास पहुंच जाते हैं कि साहब जी हमको परेशान किया जा रहा है, फिर वो इमरान खान के पास उसको भेज देते हैं, तो वो टैक्स कलेक्शन तो हो नहीं पाता। अच्छा, आईएमएफ चाहता है ये टैक्स मतलब कलेक्ट करें, और टैक्स जब नहीं देंगे, खुद इमरान खान भी इस बात को कह चुके हैं कि पूरे कोई भी मुल्क जो है टैक्स वसूली, उसमें जो टैक्स जो लोग देते हैं उससे ही चलता है। तो जब पाकिस्तान में ये स्थिति है और चाइना पैसे मांग रहा है, तो अब ये जो स्थिति है, अब हालात, अब किस तरह से वो इस पैसे को देगा, मतलब या देगा या नहीं देगा, या ये बस केवल दिखावे के लिए है कि चाइना दबाव डाल रहा है, क्या है ये समझ में नहीं आता। देखिए, चाइना जो है ना, वो कभी उसके पैसे को जो टाइमिंग को बढ़ा देगा, कभी वो ब्याज की जो पैसा है उसको छोड़ेगा, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि उसके पीछे उसका मूल मकसद ये है कि जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है, लोकेशन है, उस पर काबू करना और अपना विस्तारवाद करना। तो चीन तो सब कुछ करेगा, कभी वो दबाव बनाएगा, कभी वो प्यार दिखाएगा, कभी वो माफी देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी देश जब आगे बढ़ता है, जब वहां पर एक बूमिंग मिडिल क्लास डेवलप होती है, पाकिस्तान ने अपनी मिडिल क्लास को डेवलप ही नहीं होने दिया। या तो वो नीचे के लोग हैं बिल्कुल, या एलीट वर्ग है। अब नीचे का व्यक्ति टैक्स नहीं देता, और एलिटिस्ट जो है वो आपका जो है वो आज की तारीख में लैंडलॉर्ड्स के रूप में है, वो जागीरदार हैं। तो वो पूरी की पूरी सत्ता को भी वही कंट्रोल करते हैं, मिलिट्री में भी सबसे ज्यादा लोग उन्हीं के हैं, तो इदारों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस में उनके लोग हैं, तो वो नहीं देते। तो फाइनली इस प्रकार का देश एक अंततोगत्वा एक फेल्ड स्टेट की स्थिति में पहुंचता है। वहीं पाकिस्तान पहुंच रहा है, उसका पूरा लाभ चाइना ले रहा है। और चाइना में तो ये कहता हूं कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी है, वो पाकिस्तान के लिए वही है जो हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। तो उपनिवेश बन चुका है। अब उपनिवेश के साथ जो कुछ भी होता है वो पाकिस्तान के साथ होगा। लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ उससे मैं खुश नहीं हूँ कि जो चाइना कराची की बंदरगाह तक पहुंचा है। अब गवादर की बंदरगाह और हमारे में डिस्टेंस था, लेकिन कराची की बंदरगाह हमसे बहुत करीब है। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि फाइनली जो इवेंचुअली जो लास्ट जंग होगी वो भारत की, वो चाइना के साथ ही होनी है। तो उसके आसार मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर हो या वेस्टर्न बॉर्डर पर हो, टू फ्रंट वॉर होगी, और भारत को दोनों फ्रंट की वॉर लड़के जीतना है। और उसमें हमको दूसरे कंट्रीज का भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि यदि चाइना उस जंग को जीत गया तो फिर ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा। ग्लोबल ऑर्डर अगर चेंज होता है तो एक बेहद बदसूरत ग्लोबल ऑर्डर बनेगा चाइना के नेतृत्व में। अभी यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में भी ग्लोबल ऑर्डर में बहुत सारी कमियां हैं।
बहुत सारी बेईमानियां हैं, लेकिन फिर भी कुछ उसूल हैं, कुछ मॉरल्स हैं। इतना भद्दा नहीं है ग्लोबल ऑर्डर। और मैं ये कहूंगा कि इससे पहले जो ग्लोबल ऑर्डर था, इवन ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य में, उससे तो बेहतर है अमेरिकन साम्राज्य के अंतर्गत। लेकिन चाइनीज साम्राज्य के अंतर्गत यदि बनता है ग्लोबल ऑर्डर, तो वो बेहद भद्दा होगा, जिसमें मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। तो ये अंतिम जंग जो होगी, वो होगी चीन के और हिंदुस्तान के बीच में, और दुनिया की अन्य शक्तियां भी हिंदुस्तान का सपोर्ट करेंगी। फाइनली हमको वो जंग जीतनी है, तभी ग्लोबल ऑर्डर बदलने से बचेगा। जी। अच्छा, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, थोड़ा सा हट रहा हूं मैं इस विषय से, लेकिन अभी आपने एक समाचार सुना होगा कि हमारे जो एनएसए साहब, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, वो जो नवंबर में होनी है, जिसमें पाकिस्तान के जो एनएसए हैं, मोहित यूसुफ, उनको भी बुलाया जा रहा है। तो अभी जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर में रोज टारगेट किलिंग हो रही है, कल भी कुछ लोग मारे गए, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, और हम क्रिकेट खेलने की भी बात उनसे कर रहे हैं। अभी सौरव गांगुली की जो मुलाकात हुई है उनके जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा से, तो उनको आमंत्रित किया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं कि अब आप कह रहे हैं कि देखिए कराची बहुत नजदीक है गुजरात से, सब कुछ है, और ग्वादर थोड़ा दूर था, तो हमारे लिए तो खतरे हैं, हम ऐसा रिस्क कैसे ले सकते हैं? पाकिस्तान से बातचीत करने का या उनसे थोड़ा नजदीकी बढ़ाने का ये मौका है, या ऐसा होना चाहिए? भारत के इस कदम को आप जो सरकार ने, जाहिर है कुछ सोच समझ के ही उठाया होगा, हमसे तो ज्यादा ही जानते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी आपका क्या एनालिसिस है इस पर? देखिए पांडे जी, डिप्लोमेसी जो होती है ना, वो ड्यूरिंग द वॉर भी काम करती है। एक तरफ से गोलियां चलती हैं और दूसरी तरफ से डिप्लोमेसी काम करती है। तो हर देश अपनी हिफाजत करते हुए, अपने हितों को सिद्ध करते हुए डिप्लोमेटिक संवाद करता है। कभी तोड़ता है, कभी करता है, कभी तोड़ता है, कभी करता है। तो डिप्लोमेसी अपना एक अलग तरीका है। और दूसरी तरफ हमारी मिलिट्री जो है, वो थिएटर वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रही है। हमारी अभी तक मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये सब जो हुआ हमारा लद्दाख में चीन के साथ, ये एक तरह से हमारे लिए ये भी ब्लेसिंग एंड डिसगाइज रहा। ब्लेसिंग इसलिए, डिसगाइज तो था ही सही, हमारे 20 जो जवान थे वो शहीद हुए, तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस था। ऐसा लॉस था जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन ये ब्लेसिंग इसमें ये है सबसे बड़ी, कि जो एक दो आंखों की शर्म हुआ करती थी चाइना से, भारत ने वो छोड़ दिया। आज हम उनसे संवाद जरूर कर रहे हैं। देखो, उसके खिलाफ जितनी ग्रुपिंग्स हैं, चाहे वो क्वाड की ग्रुपिंग हो, चाहे दूसरी ग्रुपिंग्स हो, उसका भारत खुल के हिस्सेदारी कर रहा है। फिर आज तक हमने हमेशा अपने आप को लैंड बॉर्डर, चाहे ईस्टर्न लैंड बॉर्डर या वेस्टर्न लैंड बॉर्डर पर ही मजबूत करने के लिए काम करते रहे। अब भारत का निवेश साथ में नेवी को अपने शक्तिशाली करने के लिए हो रहा है। चाहे वो ड्रोन्स परचेसिंग के, यूएवीज के परचेसिंग के रूप में हो रहा हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स के रूप में हो रहा हो। एक दो साल में आप देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में अभी तो एक है, और भी वृद्धि होगी। तो और आपने ये एक सबसे बड़ा इसका, नेवी को हम, और हमारी जो कोस्टल लाइन है उसके लिए हम कितने सीरियस हो गए हैं विजा वी चाइना। सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट हो रहा है, वो लखनऊ में हो रहा है। लखनऊ में क्यों हो रहा है? क्योंकि जब चाइना से अगर जंग होती है, तो लखनऊ की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत अच्छी है कंपेयर टू कोस्टल इंडिया। अभी तक ये सब काम होते थे दक्षिण भारत में, हम करते थे, क्योंकि अगर नेवी टू नेवी साउथ चाइना सी के बाद कहीं जंग होगी, तो वो कोस्टल एरियाज में ज्यादा होगी। तो भारत अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ पे भी काम कर रहा है, नेवल एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहा है, अपनी नेवी को सशक्त करने के लिए काम कर रहा है। दूसरे देशों में भी आगे विदेश के लिए भी जो बेसिस हैं, उसके लिए सेशल्स वगैरह से भी बात चल रही है। और एक तरह से टग ऑफ वार चल रही है सेशल्स के लिए, तो कि सेशल्स में चीन बनाएगा या भारत बनाएगा, देखना ये है। जी तो जी। ये जो डोकलाम और डोकलाम के बाद जो लद्दाख में हुआ, उससे कम से कम डोकलाम हमारी बॉर्डर में नहीं था, वो भूटान की बॉर्डर में था। लेकिन जो लद्दाख में जो हुआ, गर्मा गर्मी आज भी चल रही है, उससे कम से कम हमारी नेवी को हम अतिरिक्त रिसोर्सेज दे रहे हैं। ये एक अच्छा पक्ष भी है इसका, जी। पहली बार भारत अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ा रहा है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, चीन के मामले में आप खास नजर रखते हैं चीन पर, चीन के अच्छी जानकार है चीन मामले। मैं ये पूछ रहा था कि अभी पिछले दिनों जो चीन की ओर से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है इधर हमारे अरुणाचल प्रदेश में,
लोग आए हैं, इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं कह सकते, थोड़ा आमने सामने आ गए थे। और उधर ये सुना कि उत्तराखंड का जो चमोली के पास बॉर्डर है बाराहोती, वहां भी कुछ घुसपैठ की कोशिश हुई, और ये होती रहती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि ये मतलब आगे जाके क्या सूरत बनती दिख रही है आपको इसकी, मतलब भारत और चीन के रिलेशन? अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ उसी समय मैंने कहा था कि मेरा आभास ये है कि 13वें दौर की जो चीन के साथ वार्ता होने वाली है वो विफल हो जाएगी, क्योंकि यदि वार्ता का सफल होता तो पहले उत्तराखंड और फिर अरुणाचल प्रदेश में ये गतिविधियां चीन के द्वारा नहीं होती। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है पांडे जी कि अगले 2-2.5 दशक कम से कम तो संघर्ष के हैं चीन के साथ, और ये चीजें चलती रहेंगी। हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करना चाहिए, जो हम करते जा रहे हैं, और इन सब चीजों के लिए हमको रेडी रहना है कि अब जो कोल्ड वॉर 2 शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कमजोरियां भी दिखती हैं। अभी आपने देखा होगा कि सी ऑफ जापान में रशियन नेवी ने अमेरिकन डिस्ट्रॉयर को एक तरह से खदेड़ दिया पूरी तरह से अपने रीजन में, 2 दिन पहले की बात है ये। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की कमजोरी जो हो रही है, इसीलिए अमेरिका ब्लॉक बना रहा है, चाहे वो क्वाड के नाम पे बनाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का औकस बनाता हो। तो ये चीजों के लिए हमको तैयार रहना चाहिए कि 2-2.5-3 दशक तक तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। एक सतत संघर्ष है, वो संघर्ष करके ही हमको निकलना है, और चीन को अंततोगत्वा हमको जंग करना है चीन के साथ। ये कोई बोलता नहीं है, जितने एनालिस्ट हैं वो उसको दबे छुपे रूप से बोलते हैं। मैं खुल के बोलता हूं कि आज नहीं होगी जंग, कल जंग होनी है, और ये सतत संघर्ष चलना है। इस प्रकार की गतिविधियां आपको बार बार सुनाई देंगी, तो इस पे बहुत ज्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं, तैयार रहने की जरूरत है बस। जी जी डॉक्टर साहब, चलिए आपने हमको बहुत सारी जानकारी दी। अब थोड़ा समय कम है और थोड़ा नेट की भी प्रॉब्लम आ रही है, हम आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे। आपने हमको इतनी तमाम जानकारियां दी, और सही कहा आपने, हमको अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक नए मुद्दे के साथ हम आपसे फिर बात होंगे, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।